18 साल से बड़े व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं, किसी महिला का बीमा कर रहे हैं, या बच्चे का बीमा कर रहे हैं, तीनों का बीमा कर रहे हैं, किसी का भी, तीनों में से किसी का बीमा कर रहे हैं, तो एक ही बायोडाटा आपके काम में आ जाएगा। नमस्कार, मैं अलकेश पाटीदार, विकास अधिकारी SBA LIC ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम अभिज्ञ पर। आज के इस नए वीडियो के साथ में आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ग्राहक का बीमा करने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन कैसे एक सीट पर कलेक्ट किया जाए। उसके लिए मैंने एक बायोडाटा बनाया है। इस बायोडाटा के माध्यम से आप कस्टमर की सारी जरूरी जानकारी एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं और उससे अपना प्रस्ताव बहुत अच्छे से फिलअप करके, इस संपूर्ण जानकारी के साथ फिल करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। न केवल फिजिकल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस बायोडाटा के माध्यम से, बल्कि आप आनंदा के माध्यम से ऑनलाइन जो बीमा करते हैं उस ऐप के माध्यम से बीमा करने के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी इस बायोडाटा में कलेक्ट करके पूर्ण कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फिजिकल के रूप में या आनंदा के रूप में बीमा करने के लिए दोनों के लिए जानकारी लगभग सेम चाहिए। कैसे इसको फिलअप करें ये आपको मैं बताना चाहता हूं। हमने इसके लिए हर वो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मेंशन की गई है जो आपको ग्राहक को बीमा करते समय कलेक्ट करना है। प्रस्ताव पत्र यदि ग्राहक के सामने भरते हैं तो काफी समय लगेगा, लेकिन इस बायोडाटा शीट को आप फिलअप करते हैं तो केवल 3 से 4 मिनट में पूरी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको एक एक करके सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, कहां पर मिस्टेक होती है वो भी आपको बताऊंगा और कहां विशेष सावधानी बरत करके उस जानकारी को फिल करना है ताकि आप ग्राहक की संपूर्ण जानकारी प्रॉपर भरे और उसका बीमा पूर्ण करें। इस बायोडाटा को अगर आपने ढंग से भरा तो भविष्य में आपको किसी भी तरह के अल्टरेशन की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अन्यथा कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बाद में कस्टमर भी उसको सुधारने के लिए बोलता है। तो इसमें बेसिक जानकारी में सबसे नाम हिंदी में लिखे, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और लिखते समय इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस पे क्या लिखा हुआ है या उसके बैंक खाते में क्या लिखा हुआ है उस चीज को मैच कर ले। तो उसका नाम, जैसे मैं अपना नाम लिखूं अलकेश पाटीदार, उसके बाद पत्नी का नाम, यदि महिला का बीमा कर रहे हैं तो हमने साथ में पति भी लिखा हुआ है। पहले नाम महिला का आ जाएगा, फिर पति का नाम आ जाएगा। हम जेंट्स का बीमा कर रहे हैं तो पहले उसका नाम, उसके बाद उसकी पत्नी का नाम आ जाएगा। आगे पिता का नाम ध्यान रखें डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग क्या लिखी हुई है या किस तरह से लिखा हुआ है उस चीज का ध्यान रखें। कई बार हम सामान्य जैसे मोहनलाल नाम है तो हमने केवल मोहन लिख दिया, इसलिए दस्तावेज को जरूर एक बार क्रॉस चेक कर ले। उसके बाद माता जी का नाम, हम जो दस्तावेज ग्राहक से कलेक्ट करते हैं उसमें माता का नाम लिखा हुआ नहीं आता है, केवल एक मार्कशीट होती है उसमें माता का नाम लिखा हुआ आता है। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चीज कलेक्ट करेंगे तो व्यक्ति के पिता का नाम लिखा हुआ आता है। और कई बार आप माता का नाम पूछना भूल जाते हैं तो माता का नाम पूछना जरूरी, ये फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। ग्राहक का फोटो, लेटेस्ट कलर फोटो लेना है। कोशिश करें दो फोटो ले, एक आपके बायोडाटा में लगे रहे और एक आपका फॉर्म में लगाने के लिए काम में आ सके। इसके साथ में पता लिखते समय भी विशेष सावधानी बरते। किस पते पर ग्राहक पॉलिसी बॉन्ड चाहता है वो यहां पर लिखना है। उस पते के साथ में पिन कोड जो 6 डिजिट का होता है, 6 अंकों का पिन कोड लिखना अनिवार्य है ताकि पोस्ट ऑफिस को वो पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर करने में सुविधा हो और भविष्य के कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनी को भी सुविधा हो। उसके बाद ईमेल आईडी, यहां पर भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें स्पेलिंग, इवन डॉट, अंडरस्कोर जो भी है वो सब कुछ लिखना है और सावधानी से लिखना है, कस्टमर से कंफर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने कहा कि दीपक पाटीदार तो DEE आप लिख सकते हो या DI भी लिख सकते हो। ग्राहक से पूछना है कि स्पेलिंग क्या है, आपने ईमेल आईडी की स्पेलिंग क्या लिखा है, उसमें जो नंबर है, अंडरस्कोर है, डॉट है, वो स्पष्ट लिखना है। ईमेल आईडी लिखते समय
किसी एक लेटर का भी डिफरेंस आ गया तो पॉलिसी बॉन्ड उसको मेल पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको सावधानी से लिखना है। मोबाइल नंबर, उसके लिए हमने 10 डिजिट का बॉक्स बनाया हुआ है, वो इसलिए कि लिखते समय कोई गलती ना हो। अगर यदि हमने 9 डिजिट ही नोट किए हैं तो एक बॉक्स खाली रह जाएगा, अगर आपने एक नंबर ज्यादा नोट कर लिया है तो आपका एक बॉक्स कम पड़ जाएगा। तो ये 10 डिजिट हमने इसलिए लिखा है कि आप मोबाइल नंबर सही लिख पाए। उसके बाद आधार नंबर, सामान्यतः फिजिकल फॉर्म के लिए हमको केवल 4 डिजिट चाहिए आधार के लास्ट के, लेकिन आनंदा से बीमा करने के लिए पूरे 12 डिजिट का आधार नंबर चाहिए। ये पूरे 12 नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि हमको उसकी जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए, ओटीपी भेजने के लिए पूरे नंबर लगेंगे। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, ये भी पूरा 10 डिजिट का आता है, कॉमन है हमारे देश में। पैन कार्ड जो नंबर है हर किसी का 10 डिजिट का ही है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये 10 डिजिट का आपका पैन नंबर। CKYC, एक नया डाटाबेस सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से आनंदा से बीमा करना बहुत आसान है। और नियर फ्यूचर में LIC ने भी हमारे प्रस्ताव पत्र में CKYC मेंशन करने का ऑप्शन रखा हुआ है। CKYC क्यों? हमको बार बार अपने KYC डॉक्यूमेंट देना ना पड़े, एक बार में ही हमारा सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो जाए, इसलिए CKYC नंबर चाहिए। CKYC कस्टमर का कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बना कर देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये बहुत ही आसान है CKYC नंबर प्राप्त करना। उसके बाद एजुकेशन, कस्टमर का एजुकेशन जो भी है हमको प्रूफ नहीं देना होता है, उसने स्नातक किया है, 10वीं है, 12वीं है, मिडिल क्लास है, जो भी है मेंशन करना है। व्यवसाय, ध्यान रहे यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स उसने किया है, प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है और उसके दम पर हम उनको जो बीमा है वो बड़ी हुई लिमिट विदाउट एनी किसी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिग्री की कॉपी लगती है। अन्यथा सामान्यतः आपको केवल अपना शिक्षा मेंशन करना है कस्टमर का। व्यवसाय, वो क्या व्यवसाय करते हैं। व्यापार केवल लिखना ठीक नहीं, व्यापार में अगर स्पेसिफिक व्यापार लिखेंगे, कपड़ा का व्यापार करते हैं, सीमेंट का व्यापार करते हैं, या फिर सिलाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, कृषि करते हैं, या नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जो भी इसमें मेंशन करना है। उसके बाद उसकी वार्षिक इनकम, वार्षिक इनकम लगभग वो कितना कमाता है। हम बड़े सम एश्योर्ड का बीमा करते हैं तो उसमें हमको प्रूफ लगता है ITR, सामान्यतः हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो इनकम लिखे वो जो कस्टमर सामान्यतः जो बताता है उस चीज को मेंशन करे। कई बार कस्टमर अपनी इनकम ज्यादा नहीं लिखवाना चाहता, बहुत कम इनकम आप लिखोगे तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से उसको बड़ा बीमा नहीं मिल पाएगा। तो जेन्युइन चीज है जो उसका इनकम है वो उसमें लिखना है, अनुमानित इनकम लिखना है, प्रमाण नहीं चाहिए। बड़े सम एश्योर्ड के लिए हमको उसका प्रूफ लगता है, वो ITR है। सामान्यतः छोटे बीमा में जो 10 लाख 15 लाख सम एश्योर्ड तक रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। उसके बाद ग्राहक की ऊंचाई, ग्राहक जनरली ऊंचाई आपको फीट और इंच में बताता है, आपको यहां पर सेंटीमीटर में मेंशन करना है। ये ध्यान रहे कि सेंटीमीटर में ही लिखना है। जैसे मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, आपको कन्वर्ट करके उसको लिखना है 167 सेंटीमीटर। हो सकता है 1 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो सकता है। वजन, सामान्यतः ग्राहक को, व्यक्ति को अपना वजन पता रहता है, जो वजन है उसका वो आप यहां पर लिखें। उसके बाद कंपनी या नियोक्ता का नाम, कंपनी या नियोक्ता का नाम, जैसे मैं LIC में काम करूं तो मेरा एम्प्लॉयर हो गया LIC ऑफ इंडिया। इसी तरह कोई सरकारी जिस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में है,
या राजस्व डिपार्टमेंट में है या जिस भी डिपार्टमेंट में है, वो जो नियोक्ता है उसका नाम लिखना है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी का नाम लिखना है। उस कंपनी में कहां पर उसकी पोस्टिंग है, उसका पद स्थापना कहां पर है, किस जगह पे काम कर रहा है, उसका स्थान लिखना है, और कितने समय से वो नौकरी कर, 2 साल 4 साल 6 साल, जो भी समय उस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी सेवा अवधि लिखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण होता है नॉमिनी। कस्टमर उसके न रहने पर अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करता है, वो होता है नॉमिनी। नॉमिनी लिखते समय ये जरूर ध्यान रखें कि उसका आपस में रिलेशन क्या है और किस रिलेशन को पहले लिखना चाहिए। जहां तक हो सके फर्स्ट पति पत्नी आपस में एक दूसरे को नॉमिनी बनाए। यदि पत्नी का बीमा कर रहे हैं तो पति को बनाए, और पति का कर रहे हैं तो पत्नी का। यदि कोई अनमैरिड है तो माता पिता को नॉमिनी बनाए। यदि कोई व्यक्ति मैरिड भी है लेकिन नॉमिनी अपने बच्चे को बनाता है जो कि माइनर है, तो नॉमिनी बना तो सकता है, लेकिन इस केस में एक अपॉइंटी की जरूरत पड़ेगी, नियोक्ता की जरूरत पड़ेगी, उस बच्चे के संरक्षक की जरूरत पड़ेगी। उसका नाम लिखना जरूरी है। यदि बच्चे को नॉमिनी बना रहे हैं तो उसका संरक्षक किसको बना सकता है, उसकी पत्नी को ही संरक्षक बना सकता है। तो रिलेशन बच्चे से लिखना होगा आपको। बच्चे के लिए उसकी माँ हो गई, हो सकता है कि अपॉइंटी उसके नाना नानी दादा दादी को बनाए, तो बच्चे से जो रिलेशन है वो मेंशन करना है, उसका पता लिखना है, उसकी उम्र लिखना है, और उसकी सिग्नेचर भी चाहिए फिजिकल फॉर्म में। और अगर आनंदा से कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड भी चाहिए, उस पर भी ओटीपी जाएगा और उसकी कंसेंट चाहिए। ओटीपी देंगे, उस माध्यम से उसका फिलअप करेंगे। तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके मेजर नॉमिनी हो। अगर माइनर को बनाना हो तो ये सावधानी जरूर बरते। उसके बाद हम बात करते हैं योजना की। कौन सी योजना आपने ग्राहक को दिया है, उस योजना का नाम लिखे। जो भी LIC की पॉपुलर योजना कस्टमर ने लिया है, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, जो भी लिया है, उसका प्लान का नंबर। ये दोनों क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हमने नाम लिखा जीवन आनंद और नंबर लिख दिया 914, तो कंफ्यूजन क्या है, आपने प्लान कौन सा दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। आपका नंबर आपने गलत लिख दिया और आपने हिंदी में उसका नाम लिखा है, तो उससे क्रॉस चेक हो जाएगा। आपको ये प्रॉपर लिखना है। बीमा धन, कितने बीमा धन का बीमा हमने उसको कस्टमर को दिया है, वो बीमा धन यहाँ पर लिखना है। अवधि कितने साल के लिए दिया है, यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको विशेष ध्यान रखें। यदि जीवन लाभ 16/10 दिया है तो ग्राहक को 10 साल ही प्रीमियम पे करना है, तो यहां पर 10 नहीं लिखना है, यहां पे आपको 16 लिखना है। उसी तरह 21/15, 25/16, तो अवधि लिखना है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अवधि लिखोगे तो उसका जो पीपीटी है वह सतही सिस्टम में उठा लेगा। तो प्रीमियम पॉलिसी की अवधि, मैच्योरिटी की अवधि कितनी है वो लिखना है। उसके बाद DOC, डेट ऑफ कमेंसमेंट, पॉलिसी किस तारीख में चाहता है कस्टमर। बैक डेट में कस्टमर पॉलिसी ले सकता है। ये जिस वित्तीय वर्ष में है उस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल तक जा सकता है, इससे ज्यादा बैक डेट नहीं कर सकता। तो पिछली तारीख में अगर ग्राहक बीमा चाहता है तो लिख सकते हैं। 1 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, और 1 महीने से ज्यादा बैक डेट करते हैं तो नियमानुसार उस पर लगभग 9.5% का अतिरिक्त वन टाइम चार्ज देना होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अभी हमको जो प्रीमियम है केवल उसी पे चार्ज देना है 9.5%। अगर मैंने 4 महीने भी पॉलिसी को बैक किया तो जो प्रीमियम है उस पर बैकडेटिंग इंटरेस्ट देना है, लेकिन कस्टमर को जो मैच्योरिटी है वो 4 महीने पहले मिलेगा, तो कस्टमर को बहुत उससे फायदा है। दूसरा चीज है कस्टमर का उम्र भी उससे कम हो जाएगा, तो उसका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। तीसरा चीज है कि उसके लिए प्रीमियम भरना कब सुविधाजनक होता है। किसान की बात करो तो उसके लिए 2 सीजन की फसल आती है, तो वो अपने सीजन के हिसाब से उसकी डेट रख सकता है। उसी तरह कोई व्यक्ति है जिसके लिए
प्रीमियम पे करना ऐसे मंथली मोड में है तो मंथ की शुरुआत में प्रीमियम पे करना आसान हो सकता है, तो वो शुरू की 1 से 7 की तारीख ले सकते हैं। या हो सकता है कि वो उसका सैलरी 8 से 10 तारीख के बीच में क्रेडिट होता है तो वो 15 तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से डेट ऑफ कमेंसमेंट को बहुत सावधानी से कस्टमर से पूछ करके भरे, ताकि कस्टमर के लिए बहुत आसान हो सुविधा। कस्टमर को नहीं पता है कि बैकडेट किया जा सकता है। उसके बाद खाता धारक का नाम, प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम राशि। उसके बाद हम आएंगे प्रीमियम राशि पर, कितना प्रीमियम उसका बन रहा है। जो भी अगर सालाना जो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सालाना 6 माही कर 6 तो प्रीमियम राशि लिखना है। यहां से भी क्रॉस चेक करते बनता है कि मोड क्या रखा है, भुगतान की विधि उसने वार्षिक रखी है, अर्धवार्षिक रखी है, तिमाही रखा है या मासिक रखा है। इन सभी मोड में जो भी मोड उसने तय किया उसको नेच में करना चाहते या ई नेच में करना चाहते। मंथली मोड नेच या ई नेच से ही होगा। तिमाही, 6 माही या सालाना मोड में यदि कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट प्रीमियम अपने अकाउंट से नेक्स्ट प्रीमियम डेबिट करवाए, वो स्वयं भी पे कर सकता है। वो ऑनलाइन पे करे या कैश में पे करे, जैसे भी पे करे। लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहते हैं कि हमको प्रीमियम भरने का हेडेक नहीं होना चाहिए, अगली प्रीमियम हमारे खाते से ही डेबिट हो जाए, तो हम उसको नेच माध्यम से या ई नेच माध्यम से, ई नेच माध्यम से अगर करेंगे तो ईमेल आईडी कंपलसरी है और ग्राहक खुद उसको ऑटो डेबिट रजिस्टर कर सकता है, बहुत आसान है। वो आधार नंबर से भी हो जाता है, बहुत आसान है। उसके लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि ई नेच कैसे किया जाए। सिंपल से केवल 2 मिनट की प्रोसेस है और कस्टमर स्वयं में उसको ई नेच कर सकता है। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में नेच का फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान रखें कि बैंक खाते में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। तो खाता धारक का नाम जो बैंक पासबुक में है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप नेच भर रहे हैं, आप सामान्य जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं अल्केश पाटीदार, लेकिन हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में मेरे नाम के साथ मेरे पिताजी का नाम भी लिखा हुआ हो, तो मुझे यहाँ पर वही नाम लिखना है नेच के लिए। उस तरह बैंक का नाम, जिस भी बैंक में उसका खाता है, IFSC कोड, ये बहुत जरूरी है, IFSC कोड लिखे। उसके साथ में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर के लिए हमने यहाँ 15 डिजिट मेंशन करने के लिए 15 बॉक्स दिए। यदि स्टेट बैंक का अकाउंट है तो 11 डिजिट का होगा, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का होगा तो 15 डिजिट का होगा। इसी तरह हर बैंक के जो अकाउंट नंबर हैं उसका डिजिट होता है वो लगभग फिक्स होता है। हमने मैक्सिमम 15 डिजिट का ले लिया, तो इसके आप अलग अलग स्पष्ट अंक लिखे। यहाँ पर एक अंक भी गलत हो गया तो रजिस्ट्रेशन, उसका जो नेफ्ट रजिस्ट्रेशन है वो गलत हो जाएगा, पेमेंट किसी और के खाते में जा सकता है। इसलिए नेफ्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है, बीमा करते समय हो गया है। फिजिकल फॉर्म अगर आपने दिया है तो उसको ब्रांच में चेक कर लिया जाएगा आपके अकाउंट प्रूफ के साथ में। लेकिन अगर आनंदा से आप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से इसको फिल करें और उसको क्रॉस चेक भी करें। कस्टमर का कोई पुराना पॉलिसी है तो उसको जरूर मेंशन करें। आनंदा में केवल एक पॉलिसी नंबर आप मेंशन करेंगे तो उसकी सारी पॉलिसी नंबर सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसका ग्राहक का पुराना पॉलिसी नंबर जरूर मेंशन करें। उसके बाद यदि हम बीमा बच्चे का कर रहे हैं, हमने इस बायोडाटा को इस प्रकार से बनाया है कि आप 18 साल से बड़े व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं, किसी महिला का बीमा कर रहे हैं या बच्चे का बीमा कर रहे हैं, तीनों का बीमा कर रहे हैं, किसी का भी, तीनों में से किसी का बीमा कर रहे हैं, तो एक ही बायोडाटा आपके काम में आ जाएगा। जो ऊपर मैंने जानकारी दिया एक प्रस्ताव के लिए, यदि बीमा बच्चे का कर रहे हैं तो आपको फिल वैसा ही करना है, केवल अगले कॉलम में या बच्चे की जानकारी देना है। तो बच्चे का नाम, बच्चे के नाम, अभी के समय में अलग अलग तरह के नाम आते हैं तो स्पेलिंग थोड़ा कस्टमर अलग तरीके से लिखता है, तो इसलिए कस्टमर से उसकी स्पेलिंग जरूर पूछ ले। जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसमें भी स्पेलिंग लिखा होता है, लेकिन कुछ जन्म प्रमाण पत्र केवल हिंदी में ही बने होते हैं या अन्य लैंग्वेज में बने होते हैं, जो जिस भी स्टेट में व्यक्ति है। तो उसमें ध्यान रखें कि बच्चे का नाम की स्पेलिंग कस्टमर से पूछ ले। उसका जन्म स्थान जन्म प्रमाण पत्र पे ही लिखा हुआ है कि उसका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म प्रमाण पत्र से हमको पता चल जाता है, ग्राहक से भी पूछ ले। उसके बाद उसकी जन्म तिथि, हमने जन्म प्रमाण पत्र लिया वहां आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद तो कौन सी स्कूल में, यदि बच्चा 5 साल से अधिक उम्र का है तो किस स्कूल में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में है ये मेंशन करना है।
बच्चे की ऊंचाई और वजन, ये भी लिखना जरूरी है। आनंदा में बच्चे की ऊंचाई वजन, छोटे से छोटे बच्चे की भी लिखना अनिवार्य है। सामान्य फिजिकल फॉर्म में 5 साल तक के बच्चे का आपको हाइट वेट नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन आनंदा में से अगर आप बीमा कर रहे हैं तो आपको हाइट वेट लिखना पड़ेगा। यदि जीवन तरुण प्लान कर रहे हैं बच्चे का, तो उसमें 4 ऑप्शन है पेमेंट मिलने के, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1 2 3 4 ये लिखे। पीडब्ल्यूबी, कस्टमर पीडब्ल्यूबी ले रहा है या नहीं? सामान्यतः पीडब्ल्यूबी के साथ बीमा करना चाहिए ताकि कवर मिल सके, लेकिन कहीं पर यदि प्रस्तावक अस्वस्थ है या नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पीडब्ल्यूबी नहीं मिल पाएगा, तो उसमें नो मेंशन करें। आयु प्रमाण 0 से 5 साल का है तो जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी है, और 5 साल से अधिक है तो अंक सूची कंपलसरी है। यदि आप आनंदा से बीमा कर रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों ही अपलोड करने पड़ते हैं, और सामान्यतः आपको या तो 0 से 5 साल का है तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और 5 साल से अधिक है तो पिछली कक्षा की अंक सूची लगेगी ही लगेगी। ये ध्यान रहे कि पिछली कक्षा की अंक सूची देना है। यदि मान चले किसी एक कक्षा की उपलब्ध नहीं है, उसकी पिछली कक्षा की उपलब्ध है, तो पिछला जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है उसका कोई रिसिप्ट दे दे, फीस पे किया हुआ, या कोई आईडी कार्ड दे दे, ताकि ये पता चल सके बच्चा पढ़ रहा है। अब यदि महिला का बीमा कर रहे हैं तो महिला के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो लगती है, क्या आप गर्भवती है, हाँ या नहीं। यदि गर्भवती है तो उसके नियम है और उसी कंडीशन के हिसाब से बीमा किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है, ये पूछना जरूरी भी है। उसके साथ में अंतिम प्रसव तिथि, इसको कैसे पूछेंगे आप? उसके सबसे छोटे बच्चे की जन्म तिथि, उससे उसकी अंतिम प्रसव तिथि आप पता कर लेंगे। महिला के पति का व्यवसाय, चूंकि आप ऊपर उसका नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पति का व्यवसाय, पति की उम्र, उसकी वार्षिक आय और पति का पॉलिसी नंबर। यदि कोई महिला गृहिणी है तो पति के बीमा के बराबर उसको बीमा दिया जा सकता है, तो ये पॉलिसी नंबर जरूर मेंशन करें। और यदि उसका सेल्फ अर्निंग महिला है तो उसमें पति के इंश्योरेंस या पॉलिसी नंबर की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो प्रपोजल फॉर्म में लिख सकते, अगर है तो लिखना चाहिए। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिवारिक विवरण। पारिवारिक विवरण, पारिवारिक हिस्ट्री लिखना, इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसको फिल करते समय भी ध्यान रखें कि कैसे इसको फिल करना है। इसको फिल करते समय आप नीचे से फिल करना शुरू करें। यदि पति है, पति का बीमा करें तो उसकी पत्नी की उम्र, नॉमिनी के केस में आप नॉमिनी उसी को रखा है तो हो सकता है उसका आधार कार्ड भी आप ले लो, तो उससे पता चल जाएगा, उसका एग्जैक्ट उम्र पता चल जाएगा। या जनरली डेट ऑफ बर्थ भी उनको पता होता है, वो आप अगर नोट भी कर लेते हो तो नियर फ्यूचर में आपके लिए उनका बीमा करने के प्रस्ताव करने के लिए भी आसानी होगी। बच्चों में बालक बालिका ये अलग अलग इसलिए क्योंकि आपको आनंदा में फॉर्म फिलअप करते समय अलग अलग मेंशन करना होता है, तो उसकी उम्र केवल लिखना है, एग्जैक्ट उम्र नहीं लिखना है। साल लिखना है, 5 साल 7 साल जो भी है, लेकिन हमने जगह इसलिए ज्यादा दिया है, यदि बच्चे की जन्म तारीख आप मेंशन कर दोगे यहाँ पर तो फ्यूचर में आपको उनका बीमा करने में सुविधा होगी। उसी तरह जिसका बीमा कर रहे हैं उसकी बहन की उम्र, उसके भाई की उम्र, अगर 2 भाई हैं तो 2 भाइयों की उम्र लिखना है, 2 बहन है तो 2 भाई बहनों की उम्र लिखना है, माता और पिता की उम्र ये लिखना है। इसको जितनी सावधानी से भरेंगे, आपके लिए केवल ये फैमिली हिस्ट्री नहीं है बल्कि आपकी एक प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट भी यहाँ से जनरेट होगी। अगर 2 बहनें हैं तो बहनों की अगर शादी हो गई है तो वो कहाँ पर हैं, उनके हस्बैंड क्या करते हैं, आप उनके नंबर लेकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा 2 भाई हैं तो दूसरे भाई क्या करते हैं, उनके नंबर आप लेकर के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट भी बनेगी इससे। अब इधर के जो कॉलम है उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। यदि कोई व्यक्ति उसके परिवार में नहीं है तो वो किस उम्र में, लगभग किस उम्र में उसकी मृत्यु हुई, जो भी उम्र जिसमें मृत्यु हुई और उसमें मृत्यु का कारण क्या था। यदि एक अधिक उम्र 60 साल के बाद अगर उसकी मृत्यु हो रही तो सामान्य मृत्यु हो जाती है, और या उसके पहले मृत्यु होती तो क्या कारण रहा, बीमार होकर के, कोई गंभीर बीमारी से, दुर्घटना से, जो भी है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। कंफ्यूजन यहाँ पर कहाँ होता है, यदि महिला का बीमा कर रहे हैं तो उसमें पारिवारिक जानकारी कैसे भरें। उसमें ध्यान रखना है कि महिला के पति की उम्र, बच्चों की उम्र यहाँ पर लिखना है। अब ऊपर की जो हिस्ट्री है, भाई बहन माता पिता, ये महिला के भाई बहन माता पिता यहाँ पर लिखना है। एक चीज जो जहां बहुत ज्यादा
ध्यान नहीं रख पाते हैं। माता पिता और बच्चों की उम्र में डिफरेंस, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप फैमिली हिस्ट्री भर के लाते हैं, उसमें माता में और बच्चे में उम्र का जो डिफरेंस है वो 18 साल से भी कम होता है, तो उसको सावधानी से भरें। उसके बाद जिसका भी बीमा कर रहे हैं उसके स्वास्थ्य की स्थिति डिटेल में जानें। पिछले वर्षों में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई, कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या वर्तमान में किसी बीमारी का कोई इलाज तो नहीं चल रहा है। इसको सावधानी से भरें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं फॉर्म में जिसमें फिलअप करना होता है। आपके लिए हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, मैं किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूं, उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य। ये कस्टमर साइन करेगा इस पे, आवेदक पे, लेकिन आप प्रस्ताव पत्र में जो साइन करेंगे वो महत्वपूर्ण है, वो वैलिड है, ये आपकी जानकारी के लिए है, तो उसमें सावधानी से इस चीज को भरें। इसमें हमने लास्ट में अभिकर्ता का नाम और उसका कोड, जो एजेंसी कोड है, क्योंकि अभिकर्ता की पहचान सर्वप्रथम उसके एजेंसी कोड से है। यदि कोड गलत डल गया तो जिस कोड में पॉलिसी कंप्लीट होगी उस खाते में कमीशन जाएगा, तो कोड को सावधानी से भरें। ग्राहक का सिग्नेचर अपने पास रखे। ये बायोडाटा में सिग्नेचर आपके लिए क्यों जरूरी है? जब प्रस्ताव पत्र जमा हो जाएगा, कभी कभी कस्टमर अपनी सिग्नेचर बदल लेता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, और बीच में कभी कोई उसको लोन की जरूरत पड़ गई, या फिर बीच में पॉलिसी बंद हो गई, उसको रिवाइवल कराने की जरूरत पड़ गई, या पॉलिसी सरेंडर करता है, या किसी भी तरह के भविष्य में LIC के साथ कम्युनिकेशन करता है और उसका सिग्नेचर यदि मैच नहीं होगा तो हम उसको वो सर्विस तुरंत नहीं कर पाएंगे। और आपको भी पता कैसे रहेगा उसने सिग्नेचर कैसे किया है? कस्टमर को आप बता दें उस समय कि आपका सिग्नेचर आपने इस तरह से किया हुआ है। तो हमने आपके लिए एक बायोडाटा बनाया, इसको कैसे फिलअप करना है ये आपको बताया। इसमें मैंने सबसे ऊपर मैंने एक्सेस ID भी लिखा हुआ है। एक्सेस ID इसलिए कि यदि आप कुछ स्तर पर आप प्रस्ताव पत्र पूर्ण करते हैं और उसकी कुछ प्रोसेस रह जाती है तो आप केवल इस एक्सेस ID से उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण बायोडाटा कैसे भरें, क्या क्या सावधानी बरतें, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। इसको ध्यान से सुने, सावधानी से प्रस्ताव पत्र भरें और ग्राहक की संपूर्ण जानकारी सही भर करके आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी हम आपको देते रहें। धन्यवाद।